All right, so again we'll start with revising. कल हमने जो टॉपिक देखे थे उसमें से एक टॉपिक में there is need of revision, that is vehicle on a convex bridge. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. The concept is like this, आपके पास एक ब्रिज है, इस ब्रिज से ऑफ कोर्स ओवर ब्रिज है, so this is convex over bridge. यहाँ से एक व्हीकल को क्रॉस होना है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लेट अस से इज एट पॉइंट O. सर्कुलर मोशन में we will be doing the same thing again and again, and that is centripetal force कहां से आ रहा है यही देखना होता है हमको. So let's first see what are the forces acting on this vehicle. एक तो होगा mg which is vertically downwards, तो ये आ गया mg weight of the body. Then एक होता है नॉर्मल रिएक्शन which is normal to the surface in contact, और मैंने इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया, सीधा सीधा मैंने सेंटर O के साथ इसको ज्वाइन कर दिया है, राइट. ऑब्वियसली दिस शुड बी पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास अगेन, तो नॉर्मल रिएक्शन भी सेंटर ऑफ मास से पास होता है. बेसिक्स, मास इनटू जी मतलब वेट, वेट एक्ट्स ऑन सेंटर ऑफ मास. क्यों? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को वैलिड करना है इसके लिए. नॉर्मल रिएक्शन आल्सो पासेस थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड इट इज बेसिकली नॉर्मल टू द सरफेस इन कांटेक्ट. तो ये आ गया आपका नॉर्मल रिएक्शन N. हमने यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया था फॉर एंगल मेजरमेंट, तो ये जो एंगल बनेगा दैट वाज कॉल्ड एज सेमी वर्टिकल एंगल. अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा आया था, अगर ये थीटा है तो ये कंपोनेंट होगा mg cos थीटा. mg साइन विल गो समवेयर हियर विच वी डोंट नीड, इसकी जरूरत नहीं होती है. और हमको कैसे पता यहाँ जाएगा? क्योंकि जब आप एक कंपोनेंट को mg cos लिखते हो तो दूसरा mg साइन ही आएगा, और cos और साइन परपेंडिकुलर होते हैं. कैसे परपेंडिकुलर होते हैं आपको पता है? इवन फ्रॉम टेबल, साइन 0 0, cos 0 1, मतलब दोनों में फेज डिफरेंस कितना? π/2. अगर ये भी नहीं पता होगा तो एटलीस्ट यू शुड नो वेव फॉर्म्स. ये है साइन वेव, ओके. और कोसाइन वेव के लिए यू हैव समथिंग लाइक दिस, लाइक दिस. जब साइन 0 तो कोसाइन 1, जब साइन 1 तो कोसाइन 0. So there is a phase difference of π/2. This is what you should know. इतना आपको पता होना जरूरी है. It is compulsory for you to know this. Okay. Then that is why हमने cos component और sin component को perpendicular दिखाया है. But in any case ये component हमको जरूरत नहीं आने वाली है इसकी. So just forget about this. The vehicle has to perform circular motion, part of circular motion on this convex over bridge. तो वापस हमको सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलेगा यही करना है हमको. तो सेंट्रीपिटल मतलब टुवर्ड्स सेंटर, तो टुवर्ड्स सेंटर यहाँ पे कौन सा फोर्स है? mg cos थीटा. इसको अपोजिट कौन सा है? नॉर्मल रिएक्शन. तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हमको प्रोवाइड करेगा mv²/r. ओके, simple. Now if the vehicle is over here, well इस इक्वेशन को लिखने के तरीके होते हैं. If you want you can write this equation as n equal to mg cos theta minus mv²/r. एक ही बात है, is the same thing. If the vehicle is at topmost point, A पोजीशन पे जब vehicle होगा तो एंगल कितना? 0, क्योंकि एंगल आप मेजर वर्टिकल एक्सिस से कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल से नहीं. तो जब व्हीकल ए पे आएगा इसका मतलब एंगल 0. तो एट हाईएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पोजीशन यू कैन से थीटा इज 0, which means cos 0 is 1, which means normal reaction n is mg. Apparent weight equal to actual weight minus something. मतलब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन इज लेस देन mg.
So apparent weight is less than real weight, and hence designing bridge in such a way helps the vehicle. Otherwise अगर हम लोग कॉन्केव ब्रिज बनाते तो यहाँ पे प्लस आता, मतलब व्हीकल एक्चुअली जितना उसका वेट है उससे ज्यादा वेट अपीयर होता, राइट? सो दैट इज द रीजन बिहाइंड डिजाइनिंग कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज. कॉन्वेक्स ब्रिज बनाने का यही रीजन है, बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन. कॉन्केव बनाओगे तो बीच में प्लस आएगा, प्लस का मतलब है अपरेंट वेट इज ग्रेटर देन रियल वेट. करेक्ट? क्लियर? गुड. सो नाउ लेट अस गो टू one more question. Just a minute. Right. So one more question we'll solve. कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, और if you remember I gave you some assignments, and assignment में ये था कि सबसे पहले चेक करो if you can apply that formula. कौन सा फॉर्मूला? v स्क्वायर इक्वल टू rg tan थीटा. दूसरा मैंने कैलकुलेशन बोले थे, कैलकुलेशन सर pretty trivial, simple. 1/4 आता है आंसर 0.25, और वो फॉर्मूला वहां पे यूज कर सकते हो या नहीं, उसका रीजन था. रीजन अभी समझेगा आपको. लेट अस बिगिन विथ नेक्स्ट क्वेश्चन. सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोनिकल सेक्शन ऑफ अ फनेल इज 37 डिग्री. आपको फनेल तो पता ही होगा सब किसको. एवरी वन ऑफ यू मस्ट बी अवेयर ऑफ व्हाट इज अ फनेल. समथिंग लाइक दिस, या तो आइसक्रीम का कोन, दैट इज फनेल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. ओके, इसका सेमी वर्टिकल एंगल बोला है. सेमी वर्टिकल एंगल मतलब दिस एंगल लेट अस से इज 37 डिग्री. ओके, थीटा इज 37. देयर इज अ स्मॉल बॉल kept inside the funnel. So you have a small ball which is more or less, let us say here, which is kept inside the funnel. On rotating the funnel, आप funnel को rotate कर रहे हो about this axis. The maximum speed that the ball can have in order to remain in the funnel is 2 meter per second. अगर 2 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा स्पीड हुई तो it will go out. So maximum speed allowed is 2 meter per second. Calculate the inner radius of the brim. Brim पता है what is brim? funnel का जो end होता है that is a circle, and that circle is called as brim. Okay, so they are talking about more or less this. ये मान लो, let us assume ये ऐसा सिचुएशन है. So they are asking you what is maximum radius, क्योंकि जैसे जैसे आप फनल में अंदर जाओगे तो रेडियस कम हो रहा है. सो ब्रिम मतलब मैक्सिमम रेडियस आपको पूछा है. दैट्स इट. ओके, इज देयर एनी लिमिट अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन? तो लिमिट है क्या? मिनिमम, मैक्सिमम? हाउ मच इज इट? अगर है तो कितना है? इज इट लोअर और अपर लिमिट? लोअर लिमिट है या अपर लिमिट है? गिव अ लॉजिकल रीजनिंग. सो दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू हियर नाउ. सो दिस diagram will go here because I need to show forces. So what is given to us? सबसे पहले given quantities में you have been given theta which is 37 degree semi vertical angle आपको दिया है. आपको maximum, ये important है, V max is 2 meter per second दिया है, right? Okay, then again G की वैल्यू आपको दी है. G की वैल्यू दी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. साइन 37 आपको दिया हुआ है, दैट इज 0.6. कल मैंने इंटेंशनली tan थीटा की वैल्यू फाइंड नहीं करके दी थी बिकॉज आई वांटेड यू टू थिंक. साइन दिया है तो कॉस मिलेगा कैसे? व्हाट इज कॉस स्क्वायर थीटा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन 37 इज 0.6 स्क्वायर. 0.6 का स्क्वायर इज 0.36. 0.6 का स्क्वायर, अगर नंबर 1 से छोटा है तो उसका स्क्वायर 1 से बड़ा हो नहीं सकता. सिंपल. नहीं तो 6 into 10 power minus 1 उसका स्क्वायर कर लो तो यू विल गेट 36 into 10 power minus 2. मतलब आपको कॉस मिलेगा. इन शॉर्ट व्हाट आई एम सेइंग इज दिस: कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 minus sin square theta. 1 minus sin square theta is 0.36. 1 minus 36 is 64.
तो 0.64 का रूट आएगा 0.8, मतलब आपको cos 37 आपको मिलेगा 0.8। अगर आपको साइन और कॉस पता है तो आपको tan पता है, तो tan is sin by cos 0.6 by 0.8 is 6 by 8 is 3 by 4, 3 by 4 is 0.75। गुड, तो ये हमने रिक्वायर्ड जो था वो कर लिया। फाइंड करने के लिए हमको बोला है एक तो रेडियस, so you are supposed to find out inner radius, that is r, and you are supposed to check if there is some limit to the frequency. Okay, this case is slightly different. How slightly different? अगर आपको याद होगा, in case of horizontal circular motion वो उल्टा कौन था? It was opposite. It was something like this, conical pendulum, right? हम इक्वेशन तो डिराइव करेंगे, बट जस्ट टू रिमेम्बर इन एग्जाम्स जरूरत नहीं है डिराइव करने की, इफ यू हैव अंडरस्टूड। यहाँ पे ऐसा था, और कल का केस एग्जाम्पल केस वो यही था, इट वाज द सेम। इफ यू रिमेम्बर, यहाँ पे mg, ये एंगल थीटा, यहाँ पे टेंशन, ये थीटा, ये t cos थीटा, ये t sin थीटा। तो t cos थीटा ने mg को बैलेंस किया था, t sin थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था, राइट? तो t sin थीटा was giving necessary centripetal force mv square by r, और t cos theta was balancing mg, कैंसल 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 कैंसल, तो यहाँ पे आपको मिलता है v square by rg इक्वल टू tan थीटा, राइट? करेक्ट? तो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ tan थीटा। ये सब याद रखो, अच्छे से याद रखना पड़ेगा, नो अदर ऑप्शंस। सो व्हाट इज डिफरेंट इन दिस केस? यहाँ पे पहले तो स्ट्रिंग नहीं है, रस्सी नहीं है, यहाँ पे एक फनेल है, फनेल में एक बॉल है, बॉल फनेल के साथ कांटेक्ट में है, तो नॉर्मल रिएक्शन की बात होगी, तो नॉर्मल रिएक्शन इज ओवर हियर व्हिच इज नॉर्मल टू द सरफेस इन कांटेक्ट। सो फोर्सेस, कौन कौन से फोर्सेस? एक तो नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन, एक होगा यहाँ पे mg, राइट? क्लियर? देन दिस इज 37 या थीटा बोल लो, if this is theta, this of course is 90, so for the time being मैं यहाँ पे 37 की जगह पे थीटा लिख रहा हूं, for the time being, just for the time being। तो ये थीटा, ये 90, और इसको मान लेते हैं x, तो x क्या आएगा? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180, तो थीटा प्लस 90 प्लस x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा है, और ये टोटल 90 है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल है मतलब परपेंडिकुलर है, ये जो वेक्टर है नॉर्मल रिएक्शन का ये परपेंडिकुलर है, सो दिस एंगल x इज 90 माइनस थीटा, और ये टोटल एंगल 90, तो ये एंगल आपका हो गया थीटा। अगेन नहीं समझ में आया तो डोंट वरी, ये नॉर्मल रिएक्शन था, ये ऐसा है, गुड, नॉर्मल रिएक्शन है लाइक दिस, यू हैव अ लाइन ओवर हियर, दिस इज द ट्रायंगल, this is 90, this is theta, this is 90 minus theta, और ये टोटल 90। अभी टोटल 90 में से अगर यहाँ पे ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये बचा हुआ थीटा ही होगा। दिस इज सिंपल ज्योमेट्री, जिनको नहीं समझ में आया वापस बताऊंगा, डोंट वरी, इट्स सो सिंपल। ठीक है, नहीं समझा, नो इश्यूज। इस एंगल को मैं बोलता हूं y, ये टोटल एंगल कितना
90, मतलब 90 माइनस थीटा प्लस वाई कितना आया 90, है ना। 90 माइनस थीटा प्लस वाई कितना आया 90, गया तो वाई कितना आया थीटा, तो वही मैं बता रहा था कि वो थीटा है। ओके, सो दैट एंगल हैपेंस टू बी थीटा, तो ये एंगल थीटा आ गया। ओके, अब वो एंगल थीटा आने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हियर दिस कंपोनेंट इज n cos theta and this component is n sin theta, right? Did you observe something? In case of conical pendulum, t cos component was balancing weight mg and t sin was providing centripetal force. यहाँ पे क्या है, उल्टा है, यहाँ पे n sin is balancing mg and n cos is providing centripetal force. So n sin theta is equal to mg and n cos theta equal to mv square by r. तो जब आप इन दोनों को डिवाइड कर दोगे, so let us divide these two, cancel 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 cancel, tan theta is rg by v square, वहां पे tan थीटा v स्क्वायर बाय rg था, यहाँ पे tan थीटा rg बाय v स्क्वायर है, या फिर आप बोल सकते हो वहां पे v स्क्वायर इक्वल टू rg tan थीटा था, यहाँ पे v स्क्वायर इक्वल टू rg cot थीटा आएगा। ओके, गुड, सो दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट नो, ये पता होना चाहिए, राइट? व्हाट वाज आवर टास्क अगेन, टू फाइंड आउट r। तो r फाइंड करना है, तो r इक्वल टू v स्क्वायर tan थीटा बाय g, v स्क्वायर tan थीटा बाय g। Alright, so you must remember that formula, क्या था, r इक्वल टू v स्क्वायर tan थीटा बाय g। ऑलराइट, तो अब वैल्यूज v की वैल्यू 2, और बाय द वे हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम की बात, ये मैक्सिमम है तो r भी मैक्सिमम होगा, सिंस दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। 2 tan थीटा हमने फाइंड करके रखा था कहीं तो 0.75, मतलब 3/4, और g की वैल्यू 10 दी है, तो यू नीड टू रिमेंबर दिस, 2 स्क्वायर 0.75 या 3/4 जैसे लिखना हो वैसे लिखो, अपॉन 10, कैंसल कैंसल, 3/10 इज 0.3 मीटर, ये आ गया रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर मोशन, मैक्सिमम रेडियस। गुड, अब फ्रीक्वेंसी, हाउ विल यू सॉल्व फॉर फ्रीक्वेंसी? I am just putting formulas again in front of you, r equal to v square tan theta upon g, ऐसा था, right? This is what you had. हमको फ्रीक्वेंसी की, जब इक्वेशन में फ्रीक्वेंसी लाना होता है, फ्रीक्वेंसी की बात करनी होती है, तो एक ही ऑप्शन है, कहां से लाओगे, v इक्वल टू r ओमेगा, राइट? और क्योंकि ओमेगा इज 2 पाई टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो r इक्वल टू r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर tan थीटा बाय g, गया। गुड, तो g इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर tan थीटा, करेक्ट, राइट? बट दिस इज व्हाट नॉट द क्वेश्चन इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू एंड नीदर मी। Why? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना जरूरी है इसके लिए। तो क्वेश्चन में आपको
क्या पूछा है आखिर में? इज देयर एनी स्पीड लिमिट? इफ देयर इज एनी स्पीड लिमिट अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, मतलब n, अब n अगर आप n की बात करोगे तो डेफिनेटली व्हाट डू यू नो, अब क्या क्या पता है? v पता है और ऑलरेडी बोला है मैक्सिमम है, और क्योंकि v और r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे तो r भी मैक्सिमम है, तो फ्रीक्वेंसी भी हमको v और r के टर्म्स में लाना पड़ेगा. हाउ कैन यू डू दैट? कैन यू डू दिस? कैसे? n is equal to speed upon no. So how do you bring n? n कैसे लाओगे यहाँ पे? ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n होता है. इट्स नॉट 2 पाई r, इट इज 2 पाई n. दैट इज ओके. इन सिंपल लैंग्वेज मैं ये बोल रहा हूं, हाउ कैन यू कनेक्ट v r n? दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग. v r n बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है. v r n को कैसे कनेक्ट करोगे? v इक्वल टू r ओमेगा, v इक्वल टू r 2 पाई n, हो गया कनेक्शन. दैट्स इट. दिस इज ऑल यू wanted to know. क्यों? there's a reason behind it. now लिमिट्स कैसे चेक करते हो? लेट अस से इफ v टेंड्स टू 0, दिस इज टेंड्स टू 0, मतलब v की वैल्यू में जैसे जैसे 0 की तरफ जा रहा हूं, कम कर रहा हूं, तो रेडियस 0 होगा. तो r टेंड्स टू 0. क्यों? पहली बात तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. दूसरा, रिमेंबर यू आर इन फनल, आई मीन द बॉल इज इन फनल ऑफ कोर्स. तो जैसे जैसे स्पीड कम होगा तो इट विल स्पाइरल इनसाइड. स्पीड अगर कम होगा तो इट विल स्पाइरल इनसाइड. स्पीड ज्यादा होगा तो वो बाहर की तरफ स्पाइरल होगा. इसलिए हमको मैक्सिमम रेडियस पूछा था. गुड, अच्छे से समझ लो, नहीं तो घर पे जाके एक्सपेरिमेंट करके देखो. यू टेक अ पेपर, फोल्ड इट लाइक अ कॉर्न, पुट अ स्मॉल बॉल एंड रोटेट इट. जैसे जैसे स्पीड बढ़ाओगे बॉल बाहर आएगा, स्पीड कम करोगे तो इट विल गो टुवर्ड्स द वर्टेक्स. तो जैसे स्पीड कम करोगे तो रेडियस विल गो टू 0. गुड, बट फ्रॉम दिस इक्वेशन n is v upon 2 pi r. रेडियस 0, डिनोमिनेटर 0, मतलब नंबर इंफिनिटी. गुड, राइट. तो रेडियस 0 मतलब v 0, मतलब लोअर लिमिट फ्रीक्वेंसी की एग्जिस्ट नहीं करती. क्यों? बिकॉज एज यू आर रिड्यूसिंग स्पीड, रेडियस इज also going to 0. if radius is going to 0, frequency is becoming infinity, right? तो एक ही लिमिट एग्जिस्ट करेगी वहां, 1. कौन सा? अपर लिमिट. लोअर तो नहीं कर रहा है ना. why lower is not there? lower limit is not there because if you talk about this is maximum and maximum, remember this. okay, तो ठीक है, you need to think आराम से. I want to talk about limit of frequency. मैं मिनिमम क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि वेलोसिटी भी मैक्सिमम था, रेडियस भी मैक्सिमम था. वेलोसिटी और रेडियस मैक्सिमम होने की वजह से रेडियस और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या है? इनवर्स. तो रेडियस मैक्सिमम मतलब फ्रीक्वेंसी मिनिमम. गुड. और अगर रेडियस की वैल्यू 0 हो रही है तो नंबर इंफिनिटी हो रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी का लोअर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता. मैथमेटिक्स यू शुड नो सिंपल नंबर्स. एनी नंबर अपॉन 0 इज इंफिनिटी. डिनोमिनेटर में इंफिनिटी तो नंबर इज 0. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. तो एक लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता. दूसरे लिमिट की बात कर लेंगे, फिर दूसरा लिमिट फाइंड कर लो. जस्ट फाइंड n. n is by formula v max. what was v max? v max, v maximum, मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं. व्हाट इज v maximum?
2 पाई बाय आर, आर कितना आया 0.3, कैंसल कैंसल, यू हैव टू सॉल्व दिस, दिस इज 1, कैसे 1, मैंने आपको 1 बाय पाई बताया था क्या, हाँ कितना था 0.318, और नीचे क्या है 1 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, दिस इज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैं वापस समझा रहा हूं ये पार्ट बिकॉज डेफिनेटली यहां तक कोई डिफिकल्टी है नहीं, आपको प्रॉब्लम है नीचे के पार्ट में। नीचे के पार्ट में यहाँ पे इश्यूज क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। लिमिट्स में आपने सीखा होगा ये सिंबल्स, व्हाट दे टेल यू, जैसे जैसे मैं वेलोसिटी की वैल्यू कम करूंगा एज v इज टेंडिंग टू 0, r इज आल्सो टेंडिंग टू 0। क्यों, मैंने अभी अभी डायग्राम से समझाया, कोन में हो बॉल था, स्पीड कम करोगे तो बॉल विल गो टूवर्ड्स वर्टेक्स, राइट, स्पीड 0 करोगे तो बॉल जो होगा वो सीधा वर्टेक्स पे आके रेस्ट पे आ जाएगा, तो बॉल विल बी हियर इफ स्पीड इज 0, रेडियस बिकम्स 0, करेक्ट। लेकिन रेडियस बिकम्स 0 मतलब फ्रीक्वेंसी गोज टू इंफिनिटी, राइट, करेक्ट। तो लोअर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, किसका लोअर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, किसका, फ्रीक्वेंसी का कि वेलोसिटी का कि रेडियस का। अभी सोचो अच्छे से जाके, क्योंकि दिस इज वेयर यू विल गेट कंफ्यूज्ड ऑफ कोर्स, ओके। मैंने बता दिया फ्रीक्वेंसी का लोअर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपर लिमिट लिखा ही है, राइट, बट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। v0 मतलब r0 मतलब डिनोमिनेटर 0 मतलब मैक्सिमम इंफिनिटी फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकता, कैन नॉट हैपन, ओके। तो अपर लिमिट एग्जिस्ट करता है, और अपर लिमिट एग्जिस्ट करता है इसका मतलब आपको सिर्फ यहाँ पे जो जो वैल्यूज मिले हैं v के और r के वो सब्स्टिट्यूट करने हैं, वो सब्स्टिट्यूट करके आपको सॉल्व करना है और बोल देना है हमारे पास मैक्सिमम है 1 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, उससे ज्यादा हुआ तो बॉल विल गो आउट, राइट। सो वेरी सिंपल टास्क। इसको लिखना कैसे, so there's a shortcut. I know where you are getting confused. That is why I will not prefer writing this way. I will say n is inversely proportional to r. मैं v लिखूंगा ही नहीं यहाँ पे, खत्म, क्योंकि v की वैल्यू क्या दी थी क्वेश्चन में, मैक्सिमम। हमने फाइंड किया क्या, मिनिमम फाइंड ही नहीं किया, तो डायरेक्टली इनवर्सली रिलेट कर देना और बोल देना यहाँ पे सिंस r is tending to 0, r is tending to 0, r की मिनिमम वैल्यू तो फ्रीक्वेंसी की मैक्सिमम वैल्यू, राइट। तो सिर्फ इतना लिख देना एग्जाम में, लोअर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, खत्म। दैट्स ऑल आई वांट यू टू राइट एंड यू कैन सॉल्व फॉर अपर लिमिट। लेट अस मूव टू नेक्स्ट टॉपिक नाउ। ओके, ये आज all right, so next topic, and before we start next topic, by the way, this point onwards we are going into second part, that is rotational motion. तो अब rotational motion में पहला ही टॉपिक है, as you can see, moment of inertia as analogous quantity for mass. अब पहले तो रोटेशनल इनर्शिया या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है वो देखेंगे। उससे पहले अगर बॉडी रोटेट हो रही है तो एक रोटेशनल एक्सिस होगा, वो क्या होता है वो समझेंगे। अगर बॉडी रोटेट हो रहा है तो टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशंस हम लोग बॉडी को रिजिड बॉडी ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहले व्हेन यू टॉक अबाउट रोटेशनल मोशन as far as your syllabus is concerned, हम सिर्फ रिजिड बॉडी की बात करने वाले हैं यहाँ पे। What is a rigid body? मैंने कल बताया था। What is a rigid body? Well, हमारे पास एक बॉडी है
ऑफ कोर्स सॉलिड है, इस सॉलिड पे मैंने कितना भी फोर्स अप्लाई कर दिया, देयर इज नो चेंज इन द शेप और साइज ऑफ दैट बॉडी। इसका मतलब ये होता है कि द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी दे ऑलवेज रिमेन एट द सेम डिस्टेंस, मतलब इंटर पार्टिकल डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, राइट। अब ऐसा क्यों कंसिडर करना है हमको? इमेजिन मैं इस बॉडी को रोटेट करवा रहा हूं अबाउट सम एक्सिस, जैसे कि ये डोर, व्हेन यू ओपन और क्लोज द डोर इट इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस व्हिच पासेस थ्रू, वो बिजागरे होते हैं ना, बिजागरे से पास होता है वो, राइट। सो जस्ट फॉर एन एग्जांपल, बिकॉज वी हैव दिस ओवर हियर, ओके, तो बॉडी को रोटेट करवाया, बॉडी को रोटेट करवाया अबाउट सम एक्सिस, तो क्या होगा, इस बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स है, दिस पार्टिकल्स विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन फर्स्ट थिंग, राइट। हम सर्कुलर मोशन से आगे आ रहे हैं। सर्कुलर मोशन में क्या किया था हमने? सिंगल पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, व्हीकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, कोनिकल पेंडुलम बॉब परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में बॉब परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो वहां पे सिंगल पार्टिकल, सिंगल बॉडी, सिंगल ऑब्जेक्ट बात चल रही थी। जब आप रोटेशनल मोशन की बात करते हो तो एक साथ बहुत सारे पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे, दैट कलेक्टिव सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एज रोटेशनल मोशन। क्लियर? गुड। नाउ अगर बॉडी रिजिड नहीं हुआ तो क्या होगा? इमेजिन इफ द बॉडी इज नॉट रिजिड, each particle along with performing circular motion, this particle will also start vibrating. Vibrating मतलब ये ऐसा जाने वाला है। Why? While it rotates, the particle is also performing vibration. Right? Correct? तो इसलिए हमको लेना पड़ता है rigid body. And by definition, rigid body is any body, of course it is solid, which does not change its shape or size under the action of any amount of force. Okay? Secondly, which means particle to particle distance, मतलब interparticle distance always remains fixed, constant. अगर नहीं हुआ तो आपको इसका जब फिजिक्स हम करेंगे, फिजिक्स मतलब हम इसके इक्वेशन लिखेंगे, इसकी एनर्जी फाइंड करेंगे, तो वाइब्रेशन के टर्म्स भी इंक्लूड करने पड़ेंगे हमको, राइट? व्हाई? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशंस। एक जो मैं ये परफॉर्म कर रहा हूं, लीनियर। दूसरा जो इस डोर ने परफॉर्म किया था, रोटेशनल, सर्कुलर मतलब रोटेशनल। तीसरा टू एंड फ्रो, वाइब्रेशन। लीनियर मोशन का काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? हाफ mv², मतलब उसका एनर्जी का इक्वेशन अलग है। रोटेशनल का तो हम डिराइव करने वाले हैं अब इसी टॉपिक के अंदर। वाइब्रेशन का और अलग एनर्जी होता है। सो इफ इट हैपेंस that your body is non-rigid, which means these molecules are flexible, and if they are flexible while rotating they will also perform vibration motion, and ऐसा vibration होता रहेगा उसका, तो vibration होगा तो फिर vibration energy लेना पड़ेगा। So to avoid complications we will consider the body to be a rigid body. So to define what is a rigid body, a body which, लिखने के तरीके होते हैं, which does not change its shape or size under action of any force, or which does not deforms, क्योंकि इलास्टिसिटी सीखा है आपने 11 में। What is deformation? Change in either shape or size or volume. So a body which does not deform under action of any external force, external or given force, so you can write just any force, is called as rigid body. And as I told you, rigid body का मतलब ये
that the particle to particle distance always remains fixed. So interparticle distance, अबे पार्टिकल क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज मुझे नहीं पता वो एटॉमिक सब्सटेंस है या मॉलिक्यूलर है. व्हाट इज एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर? फॉर एग्जांपल, डू यू नो एनी गैस व्हिच इज एटॉमिक गैस और मॉलिक्यूलर गैस? व्हाट इज एटॉमिक? व्हाट इज H2 गैस? मॉलिक्यूलर है या एटॉमिक है? एटॉमिक है. व्हाट इज H2? ये एटम है या मॉलिक्यूल है? व्हाट इज अ मॉलिक्यूल? What is a molecule? टू और मोर एटम से बना होगा, फिर वो चाहे सेम एटम हो चाहे अलग हो, राइट? करेक्ट. तो H2 इज अ मॉलिक्यूल. तो H2 गैस इज मॉलिक्यूलर गैस, राइट? argon is inert गैस इज ऑलवेज एटॉमिक. तो जो सब्सटेंस हमने लिया था, हमको नहीं पता वो सब कॉपर 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 ऐसा था, मतलब एटॉमिक सब्सटेंस था, या फिर वो स्टील जैसा था. व्हाट इज स्टील? अलॉय. अलॉय इज व्हाट? मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपाउंड्स. सो इसलिए हमको नहीं पता वो एटम है या मॉलिक्यूल, इसलिए हम लिखते हैं पार्टिकल. तो पार्टिकल कैन बी एटम और मॉलिक्यूल. सो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस मतलब इंटर एटॉमिक या फिर इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस ऑफ अ रिजिड बॉडी always remains fixed, always remains constant. It does not change. तो ये important है before we start rotational motion. Then there is something which you need to know, that is axis of rotation. What is axis of rotation? Let us take a rigid body of any shape. अब ये सर्कुलर दिख रहा है, it's okay. I can take any shape I want. I can take some random shape body, doesn't matter, right? तो जब ये बॉडी रोटेट होगा, let us take any random axis. मेरी मर्जी, मैंने यहां ले लिया. Okay? What happens? This body, remember, is a rigid body. ये rigid body था. Rigid body is made up of n number of particles. तो यहाँ पे पार्टिकल होगा, यहाँ पे पार्टिकल होगा, यहाँ पे पार्टिकल होगा, यहाँ भी पार्टिकल होगा. जब ये रिजिड बॉडी रोटेट होगा तो हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, राइट? इन सारे के सारे सर्कल्स का सेंटर कहां पे है? अलोंग द सेम लाइन, और दैट लाइन इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन डिफाइन करना है तो ऐसा बोल के तो चलेगा नहीं, द एक्सिस अबाउट व्हिच अ बॉडी रोटेट्स इज कॉल्ड एज एक्सिस रोटेशन. नहीं चलेगा. यू हैव टू एक्सप्लेन. व्हेन अ रिजिड बॉडी रोटेट्स, ईच पार्टिकल ऑफ द रिजिड बॉडी परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन अबाउट अ कॉमन सेंटर, and a line passing through that common center is called as axis of rotation of that rigid body. Okay, definitions exam में पूछे जाते हैं तो पता होने चाहिए. तो how do you define? When a rigid body performs rotational motion all the particles of the body perform circular motion about a common center. I am intentionally going slow because introductory part अच्छे से समझना चाहिए. आगे का derivation सब इन दो चीजों पे based है. Two concepts and rotational motion is done. So a line passing through this, a line passing through this common center
this common center is called as axis of rotation or rotational axis of rotation. Right? Good. So last concept that we need to understand before we go ahead with derivations. डेरिवेशन मतलब क्या करना है बता देता हूं. अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है तो यू टॉक अबाउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है. यहाँ पे बॉडी रोटेट होगा, देन यू टॉक अबाउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन. तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा. राइट? गुड. सो बिफोर we go ahead and define or derive expression for kinetic energy, we should know few things again. We should know what is inertia. मैंने पहले भी बताया है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं. Newton's first law of motion. Every body remains at rest or continues to be along the straight line with the same velocity unless it is acted upon by external unbalanced force. तो इसका मतलब यह है कि कोई भी बॉडी चेंज ऑफ स्टेट को अपोज करता है. व्हाट इज चेंज ऑफ स्टेट? रेस्ट पे है तो मैं रेस्ट पे रहूंगा. आई एम लेजी टू मूव. ओके. इफ आई एम वॉकिंग, मतलब मैं ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, with constant velocity I will keep walking with the same velocity in the same direction जब तक कोई external force वहां पे अप्लाई नहीं होता तब तक. किसने रोका? उसके खुद के मास ने रोका. तो लीनियर मोशन में इनर्शिया कौन देता है? मास. राइट? जब आप न्यूटन फर्स्ट लॉ की बात करते हो वहां पे कोई भी दूसरा फोर्स नहीं है. नॉट इवन ग्रेविटी. nothing. Object was at rest. कहां पे? somewhere, I don't care. Okay, if it was moving far away from here, जहां पे कुछ और नहीं है, कोई और प्लैनेट नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, nothing and nothing. So no gravity also. Under that condition you define Newton's first law of motion. अगर बॉडी रोटेट हो रहा है, again under the same assumption, this body is isolated body which is rotating, so नियर बाय कोई भी फोर्स का फील्ड नहीं है. नथिंग इज नियर बाय. तो इफ दिस बॉडी इज रोटेटिंग विथ कांस्टेंट, वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड. अगर आपने ये नहीं बोला इसका मतलब यू आर अज्यूमिंग कि एक्सेलरेशन हो सकता है, और अगर एक्सेलरेशन हो सकता है तो बिना फोर्स के तो होगा नहीं, मतलब कहीं से फोर्स आ गया फिर. राइट? So when a body is rotating with constant omega, it will keep rotating with constant omega. मतलब ये भी खुद के स्टेट को चेंज नहीं होने देगा. राइट? तो जैसे लीनियर मोशन में इनर्शिया था, इनर्शिया कैन बी डिफाइंड एज टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट. While a body is rotating, tendency of a rotating body, पहले क्या था? टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी. अभी क्या है? टेंडेंसी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रोटेशन. मतलब ये वेलोसिटी को ना चेंज होने देगा, ना बढ़ने देगा, ना कम होने देगा. किसने रोका? तो जो कोई भी क्वांटिटी है जो इसको अपना स्टेट चेंज नहीं करने दे रहा है उसको हम बोलते हैं रोटेशनल इनर्शिया, या फिर उसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया. So a physical quantity which will oppose any change in the rotational state of a body will be called as rotational or moment of inertia. Right? Good. Going back to 11th, moment इसका एक पर्टिकुलर मतलब होता है. अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो if you remember, एक बॉडी है, हमने यहाँ पे सिंगल फोर्स लगा दिया, ये लाइन दिखाया है बिकॉज दैट इज लाइन ऑफ एक्शन. आप दरवाजा खोलते हो तो कहीं तो फोर्स लगाया होगा, या ऐसा परपेंडिकुलर लगाया होगा, या किसी डायरेक्शन में लगाया होगा, या ऐसा भी पुश किया होगा.
तो जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया है उसको बोलते हो लाइन ऑफ एक्शन। ऐसा ऐसा जैसे भी, इन शॉर्ट फोर्स ने क्या किया, बॉडी को रोटेट किया। सिंगल फोर्स था, एक ही फोर्स था, राइट। तो आप क्या बोलते हो उस क्वांटिटी को, द क्वांटिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस रोटेशन, टॉर्क। बट इन दिस केस स्पेसिफिकली यू कॉल इट एज मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब जब फोर्स रोटेट करने की कैपेबिलिटी रखता है तो उसको हम मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं, विच इज डिफाइंड एज ऑफ कोर्स फोर्स F और ये R बार, तो टॉर्क इक्वल टू R बार क्रॉस F बार। ऐसा भी पॉसिबल था, हमारे पास एक बॉडी है, दो फोर्सेस है, दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है, बट दोनों फोर्सेस अलग अलग पॉइंट पे लगा रहे हो। सेम पॉइंट पे लगाओगे तो नथिंग विल हैपन बिकॉज दैट विल बिकम अ बैलेंस फोर्स। गाड़ी बंद हो गई, मैं यहां से 10 न्यूटन लगा रहा हूं और कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है, वो वहां से भी 10 न्यूटन लगा रहा है, नो मोशन, राइट, गुड। तो यहाँ पे दो इक्वल बट अपोजिट एंड these two forces are applied at two different points. They also produce rotational effect. यहाँ पे दो फोर्सेस थे, दो फोर्सेस मतलब कपल था, राइट। तो इसको भी टॉर्क बोलते हैं, लेकिन इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ कपल। जब सिंगल फोर्स रोटेशन प्रोड्यूस करता है तो मोमेंट ऑफ फोर्स, जब कपल प्रोड्यूस करता है तो मोमेंट ऑफ कपल। इन एनी केस मैं क्यों बता रहा हूं, दोनों में एक वर्ड कॉमन है, मोमेंट। मोमेंट मोमेंट मतलब जहां जहां पे ये वर्ड सुनोगे मोमेंट, दैट विल करस्पॉन्ड टू रोटेशन। इसलिए यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब इनर्शिया ड्यू टू रोटेशन। इज इट क्लियर? गुड। इफ इट इज क्लियर वी कैन स्टॉप हियर, और कल मैं काइनेटिक एनर्जी के डेरिवेशन पे जाऊंगा एंड आई वांट यू टू नो दिस बेसिक फॉर्मूलाज। गुड।